Good morning, bachche. Today I am going to start the civics chapter 1, equality, key features of the democracy. आज हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी हमारा क्या होता है। तो बच्चे, जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। हम लोग कई बार डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे हैं। लोकतंत्र क्या होता है? यानी वैसी व्यवस्था जिसमें हम लोग जो सरकार बनाते हैं वो अपनी स्वेच्छा के अनुसार से बनाते हैं। और हमारे देश में ये ऐसा प्रोविजंस है कि वैसे आदमी जो 18 ईयर्स से ज़्यादा, 18 वर्ष से ज़्यादा हो, उससे कम नहीं होना चाहिए, 17 साल का नहीं होना चाहिए, 17.5 साल का नहीं होना चाहिए, 18 साल से ज़्यादा हो, मैक्सिमम का कोई प्रावधान नहीं है। वैसे आदमी हमारे यहाँ वोट दे सकते हैं और सरकार वोट कर सकते हैं। जब भी हम लोग वोट डालने जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही कंसेप्ट रहता है कि मेरा कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर कैंडिडेट अच्छा होगा तो जाहिर सी मेरा प्रतिनिधि भी अच्छा होगा, मेरा जो भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम समझेगा और हमारे प्रॉब्लम को वो दूर करेगा। ये सोच करके हम लोग अच्छे कैंडिडेट को वोट देने जाते हैं। और जब वोट दिए, सरकार बन गया और सरकार बन जाने के बाद वो मंत्री भी बन गया। अब उस मंत्री का काम है अपने प्रजा से रूबरू होना, अपनी प्रजा से हमेशा कांटेक्ट में रहना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम है, हमारे राज्य में, हमारे मोहल्ला में कोई प्रॉब्लम है और सरकार हमारी प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहा है। इस तरह का प्रोविजंस नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो हम लोग उसको नेक्स्ट इलेक्शन में क्या करते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। तो आज हम लोग टाइप ऑफ इक्वालिटी में देखेंगे कि इक्वालिटी हमारा दो तरह का होता है, पॉलिटिकल इक्विटी और इकोनॉमिक इक्विटी। ये दो मेन होता है। ऐसे तो हमारा तीन सोशल इक्वालिटी भी होता है, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होता है। तो हमारे देश में हर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी हैं। दो नेशनल बड़े पार्टियां होते हैं जैसे बीजेपी और कांग्रेस। ये दो सबसे बड़े हमारे देश में पार्टी हैं और इन दोनों में देखा जाए तो सबसे पुराना हमारा कांग्रेस पार्टी है, जो इस्टेब्लिश 1885 में यूथ के द्वारा किया गया था। तो चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए कि अपना कैंडिडेट को अच्छा होना चाहिए। जो कैरेक्टर कैंडिडेट हो, पढ़ा लिखा हो, जो समझदार हो, वैसे कैंडिडेट को हमको हमेशा चुनाव में उसको टिकट देना चाहिए ताकि वो इलेक्शन जीतने के बाद वो अपनी प्रजा को दूर कर सके। उसके बाद हमारा है इकोनॉमिक इक्वालिटी। ये क्या होता है? तो हमारे देश में बच्चे बहुत से ऐसे भी आदमी हैं जो एक दिन में 1 करोड़ रुपया कमाते हैं। हमारे देश में कोई ऐसा भी आदमी है जो 1 लाख रुपया कमाता है। हमारे देश में कोई ऐसा भी आदमी है जो 1000 रुपया कमाता है। और हमारे देश में कोई ऐसा भी आदमी है जो एक दिन में वो भी नहीं कमाता है। तो हमारे देश में हर आदमी का इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो अलग अलग होता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस आदमी के पास सोर्स ऑफ इनकम जितना ज़्यादा होगा उसके पास उतना ज़्यादा पैसा आएगा। जिस आदमी के पास सोर्स ऑफ इनकम कम रहेगा उसके पास पैसे कम आएगा। तो हमारे देश में इकोनॉमिक इक्वालिटी सरकार का इस तरह से एजेंडा होना चाहिए, काम करने का एक ऐसा योजना होना चाहिए जो हर आदमी का एवरेज अपना इक्वालिटी हो। दूसरी बात है सोशल इक्वालिटी। ये क्या होता है? हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारे समाज जो है वो 4 सेक्शन में बटा हुआ है। सबसे पहले हम बात करें एससी का, उसके बाद हमारा एसटी आता है, उसके बाद हमारा ओबीसी आता है, उसके बाद हमारा जनरल आता है। तो वो समय था जब हमारा एससी और एसटी में काफ़ी लोग उसको बहुत दूसरे तरीके से देखते थे, लेकिन अब के डेट में इनको रिजर्वेशन दिया गया है और अब वो कहने का वो एससी और एसटी हैं। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सा स्कीम है, बहुत से योजना है जिसका ये लोग बेनिफिट उठाते हैं। गवर्नमेंट जॉब में इनको कम नंबर पर सिलेक्शन किया जाता है, पढ़ाई लिखाई में इनको हर तरह से मदद किया जाता है, इसलिए अब ये लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए हैं। अगर एससी और एसटी की अगर बात करें तो इसमें से सबसे ज़्यादा वेल राइज अगर किया है वो हमारा एससी किया है। एसटी भी राइज किया है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि ये लोग आज भी घने जंगलों में रहते हैं, जंगलों में वो हंटिंग का काम करते हैं, फॉरेस्ट की लकड़ियों को कलेक्ट करते हैं और बाजार में जाकर के वो बेचते हैं। आज भी ये लोग अपना तीर धनुष वगैरह ये सब चलाते हैं। तो इन चारों के अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वेट जो है हमारा एससी का हुआ है। तो सोशल इक्वालिटी जो है ये भी हमारी सरकार को चाहिए इस तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोविजंस मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में ऐसा क्या होना चाहिए जो सब आदमी आपस में मिलजुल कर रहे, खुशहाल रहे। उसमें से पहला प्रश्न होता है द एवरी पर्सन
द इक्वल बिफोर द लॉ। मैंने बताया था कि हर आदमी नियम के मुताबिक लॉ के सामने एक जैसा है। फॉर एग्जाम्पल इसको देखें, कोई आदमी अगर गलत काम करता है, तुरंत FIR दर्ज होता है, पुलिस आता है, उसको अरेस्ट करके ले जाता है। एक जनरल आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई पोस्ट का आदमी है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, अगर वो उसने गलत काम किया है तो क्या वो बच जाएगा? नहीं। हमारे यहाँ क्या है? इक्वल बिफोर द लॉ। नियम कानून के आगे सब आदमी एक जैसा है। कोई अगर ऑन पोस्ट का आदमी अगर गलत काम किया है तो सबसे पहले उसको पोस्ट पर से रिजाइन देना पड़ेगा, पोस्ट पर से हटना पड़ेगा, और जैसे ही वो हट जाएगा वो आम आदमी होगा और आम आदमी के जैसा उसके साथ ट्रीट किया जाएगा। सेकंड पॉइंट है नो पर्सन्स कैन बी डिस्क्रिमिनेशन। हमारे देश में चाहे SC हो, चाहे कोई भी कास्ट का हो, चाहे ST हो, चाहे कोई भी कास्ट का हो, OBC हो, चाहे जेंडर हो, हम किसी भी इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। वो हमारा अतीत था जिसके साथ हम लोग भेदभाव करते थे। बच्चे जान के आश्चर्य होगा, हमारे देश के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को आज हम सभी लोग फॉलो करते हैं, वो भी एक लोअर क्लास से बिलोंग करते थे। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा व्यवहार किया गया था। जब वो अपने फादर से मिलने जा रहे थे तो कोई आदमी बैलगाड़ी पे उनको नहीं बैठा रहा था। क्यों? क्योंकि वो लोअर क्लास से बिलोंग करते थे। कोई आदमी उनको कुएं का पानी नहीं पिलाता था। क्यों नहीं पिलाता था? क्योंकि वो लोअर क्लास से बिलोंग करते थे। बच्चे ये भीमराव अंबेडकर ने ये शब्दों से हमारे देश में चलते आ रहा है। तुम लोग महाभारत देखे होंगे, महाभारत का वो सीन याद करो जब गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को शिक्षा दे रहे थे। महाभारत देखे होंगे। तभी एकलव्य वहाँ पे पहुँचता है और उसने गुरु से आज्ञा दिलता है कि गुरु आप आज्ञा दीजिए, मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य ने उनको आज्ञा नहीं दी, जबकि एक अच्छे गुरु का ये काम नहीं है। एक अच्छे गुरु का काम है कि स्टूडेंट चाहे कोई भी कास्ट का हो, कोई भी धर्म का हो, उनके लिए सब आदमी एक है और उनको शिक्षा देना चाहिए। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने उनको नहीं शिक्षा दी, एकलव्य को शिक्षा नहीं दी। क्यों? क्योंकि एकलव्य मछुआरा से फैमिली से बिलोंग करता था। तो ये हमारा अतीत था। सदियों से हम लोग जो है लोअर क्लास के साथ भेदभाव करते आ रहे हैं, लेकिन अब देश आज़ाद हो गया, अब इनको राइट दिया गया और आज के डेट में हम लोग किसी के साथ इनके साथ जो है भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है अनटचेबिलिटी। ये क्या होता है बच्चे? ये छुआछूत होता है। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अदर क्लास के रखते हैं, अगर कोई आदमी उनके साथ जो है अनटचेबिलिटी फीलिंग करता है तो पहले ऐसा होता था, लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं कर सकते। अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाता है। बच्चे हमारे देश में नियम बन चुका है, चाहे वो हमारे कोई इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी आदमी अनटचेबिलिटी नहीं कर सकता है। हम किसी भी आदमी को जाने से रोक नहीं सकते, मंदिर जाने से रोक नहीं सकते, जो पब्लिक प्लेसेस होता है वहाँ जाने से रोक नहीं सकते हैं। इस तरह से कहीं भी जाने से हम रोक उसको नहीं सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, चाहे हम डिस्क्रिमिनेशन करें या अनटचेबिलिटी करें, तो दोनों पे हमारा सख्त नियम कानून बना हुआ है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमको निश्चित तौर पर हम दंड के भागी होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पब्लिक प्लेस। ये पब्लिक प्लेस क्या होता है बच्चे? जैसे हमारा ट्रेन हो गया, पार्क हो गया, जैसे गांधी मैदान और भी कई जगह है, तो पब्लिक प्लेस में कोई भी आदमी जा सकता है। हम किसी को ये नहीं कर सकते कि आपको रोड पर नहीं चलना है, रोड हमारा पब्लिक प्लेस है। हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि आपको ट्रेन में चढ़ने का अलाउ नहीं है। हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि आपको मंदिर में जाने का अलाउ नहीं है। कोई भी आदमी कहीं जा सकता है बशर्ते जो वहाँ का नियम कानून है। अब जैसे अगर हम मॉस्क की बात करें, गुरुद्वारा की बात करें, तो वहाँ पर नियम है कि अगर सबसे पहले आप जाते हैं तो आप अपने जूते चप्पल को आप साइड कर दें, हाथ पैर धोले, उसके बाद आप अंदर में जा सकते हैं। गुरुद्वारा में जा रहे हैं या मॉस्क में जा रहे हैं तो आपको सर ढक के जाना पड़ेगा। अगर हम उसके अगेंस्ट जाते हैं, हम कहेंगे नहीं हम जूता चप्पल पहन के जाएंगे, हम पैर हाथ नहीं धोएंगे, हम वहाँ की चीज़ों को तोड़फोड़ करेंगे, तो उस केस में आपके साथ ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। अगर आप वहाँ के नियम कायदे कानून को फॉलो करके आप मंदिर में जा सकते हैं, आप मॉस्क में जा सकते हैं, आप गुरुद्वारा में जा सकते हैं, आप चर्च में जा सकते हैं। हमारे शहर में पटना सिटी में गुरुद्वारा है, हम लोग जब भी होता है तब हम लोग जाते हैं। जो वहाँ का नियम कानून होता है वो हम लोग फॉलो करते हैं। तो वैसे एक बार फिर से इसको क्या कर रहा हूँ, आज हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग बहुत सारे देखे इक्वालिटी के बारे में, प्रोविजंस में जो क्या क्या आता है, इक्वल बिफोर लॉ और डिस्क्रिमिनेशन, चाहे अनटचेबिलिटी या अदर पब्लिक प्लेसेस के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी इन अदर
के बारे में, क्या ये सब हमारे देश में होता है क्या और भी कई देशों में होता है? तो उसमें से सबसे पहला हमारा आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए। तो बच्चे यहाँ पे हमारा ब्लैक लोगों और वाइट लोगों में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष हुआ था। फाइनली अंत में इनको ब्लैक लोगों को राइट दिया गया, अधिकार दिया गया कि आपके बच्चे भी स्कूल जा सकते हैं, वाइट लोगों के साथ पढ़ सकते हैं और अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका उसमें भी हिस्सेदारी मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए बराक ओबामा जो पहला ब्लैक प्रेसिडेंट है अमेरिका का, वो हम नाम सुने, वो भी हमारे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो एक वो दौर था जहाँ पे काले लोगों को लोग अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन का फीलिंग रखते थे, लेकिन आज के डेट में वहाँ पे गवर्नमेंट है और वहाँ पे ब्लैक लोग भी आगे पार्लियामेंट्री में भाग लेते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जो नेशनल स्पोर्ट्स का टीम होता है ये सब में उसका पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद हमारा कंट्री आता है साउथ अफ्रीका। बच्चे यहाँ भी वही केस था, यहाँ भी गोरे लोगों का शासन था, ब्लैक लोगों का भी था और यहाँ पे काफ़ी दिनों तक काफ़ी संघर्ष चला था। हमारे गांधी जी वहाँ पे गए थे, वहाँ पे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बहुत बुरा व्यवहार किया गया था। तो साउथ अफ्रीका में भी अब 1994 में वहाँ पे उनको आज़ाद मुल्क किया गया और आज के डेट में वहाँ भी हमारा गवर्नमेंट है, ब्लैक लोगों का है और आज हम चाहे कोई भी चीज़ देखें वहाँ का गवर्नमेंट हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, वहाँ पे सभी चीज़ें वहाँ पे आ देते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अब गवर्नमेंट को ऐसा कौन सा इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ऐसा कौन सा नियम कानून होना चाहिए, कौन सा इम्प्लीमेंट लाना चाहिए जिससे कि सब आदमी आपस में मिलजुल करके रहो। तो उसमें से पहला पॉइंट हमारा आता है मेकिंग लॉ। सरकार को एक नियम बनाना चाहिए, उस नियम के तहत हर आदमी को फॉलो करना चाहिए। अगर ये सब चीज़ लोग करता है उससे क्या होता है, ना कोई आदमी बड़ा होगा, ना कोई छोटा होगा, ना कोई कास्ट होगा। अभी सरकार ने क्या किया, वन नेशन वन राशन, आपको एक देश है और एक राशन कार्ड होगा और उस सभी को बनाना पड़ेगा और सब आदमी मिलजुल करके आप उसको बेनिफिट मिल जाते हैं। इसके अलावा सरकार का और भी बहुत तरह का स्कीम है, जैसे मैंने क्लास में मैंने बताया था सुकन्या योजना, ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट का स्कीम है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना, ये भी बहुत अच्छा सरकार का स्कीम है। तो सरकार का कोई भी स्कीम होता है उससे हर आदमी को लाभान्वित लेना चाहिए, उससे फायदा लेना चाहिए और इसके बारे में उसको डिटेल से बताना चाहिए। तो सरकार अगर चाहे तो बहुत लोग प्रयास है, जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय बहुत बड़ा अपर और लोअर में बहुत बड़ा गैप था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया अब वो खाई जो है धीरे धीरे हमारा कंट्रोल में आ गया। अभी और सुधार की ज़रूरत है। तो बच्चे ये हमारा क्लास 7 के पार्ट 1 का वीडियो था, इसको आप ध्यान से सभी पॉइंट्स को पढ़ेंगे, निश्चित तौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स होगा तो आप हमें कमेंट्स करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर का पेंटिंग प्लान, क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट लॉ मैं सब चीज़ आपको सेंड कर दूंगा और आप लोग घर पे पूरी तरह से चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे, इस वीडियो को आप फॉलो करेंगे और अपने आप को एनालाइज करेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या होता अगर हम उसकी जगह पर होते तो क्या करते, अगर हम उस राज्य का सीएम होते तो हम क्या करते, अगर हम एससी हैं या हम ओबीसी के बच्चे हैं या हम एसटी के बच्चे हैं, अगर मेरे साथ इस तरह का ट्रीट होता तो हम क्या करते। तो इस तरह से आपको एनालाइज करना